अपनी सीरीज़ का लेक्चर 3 करेंगे आज। और जिस तरह से हम लोग कर रहे थे नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान 2022-23 केमिस्ट्री ग्रेड 11 असल उसको हम लोग देख रहे थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर डोमेन बी है और इसके अंदर आज के इस वीडियो में हम लोगों ने इन दो एस को कवर करना है। पहले लेक्चर करेंगे और एंड में जाकर देखेंगे क्या हमने एस को कवर कर लिया है नहीं। पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर अब हम लोग बहुत ही ज़्यादा ईजिली समझ चुके हैं एटम के बारे में और प्रोटॉन और मास नंबर के बारे में। इसका जो फुल कॉन्सेप्ट है ये लेना बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने से पहले, तो उसके लिए लाजमी आप पिछले लेक्चर्स को लाजमी देखें। फुल कोर्स की या फुल प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एटम के अंदर मजीद हम लोग डीप में जाने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ना है शेल्स, सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स, और इसके बाद हम लोगों ने क्वांटम नंबर्स को भी देखना है। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। और अब आप लोगों को जैसे कि पता है एक एटम का जो हमने बेसिक मॉडल पढ़ा था, सेंटर में तो हमारे पास न्यूक्लियस है और आपको पता है कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है। हमने बड़ी डिटेल में पढ़ रखा है। लेक्चर 1 में आपको ये भी पता है कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है। और इसके बाद आपके पास हमने ये पढ़ा था कि बाहर हमारे पास मौजूद होंगे इलेक्ट्रॉन्स। अब हम लोगों ने ये देखना है कि ये तो हमें पता चल गया कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एटम के लिए। ये इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले कितने होंगे तो ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं इन अ न्यूट्रल एटम, ये इक्वल होते हैं हमारे पास हमारे एटॉमिक नंबर के, यानी प्रोटॉन नंबर के इक्वल होते हैं, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑफ कोर्स आयंस के अंदर जैसे हमने देखा था ये डिफरेंट होंगे डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होते किस तरीके से? अब तक हम लोगों ने पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ा है, या बल्कि 8 क्लास तक पढ़ा था कि हमारे पास ये शेल्स के अंदर होते हैं। हमने इनको शेल्स को हमने ऑर्बिट्स का नाम दिया था। तो ये जो हमने मॉडल पढ़ा था इसके अंदर हमने इनको नाम दिया था ऑर्बिट्स का। जैसे प्लैनेट्स घूमते हैं सन के इर्द गिर्द, हमने कहा था कि ये चूंकि पॉजिटिवली चार्ज है तो जिस तरीके से सन की ग्रेविटी होती है इस तरह से ये इनको अट्रैक्ट करता है, लेकिन चूंकि इनकी अपनी एक वेलोसिटी है उस वजह से ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स का किरदार अदा होता है और हमारे पास ये इसके इर्द गिर्द रोटेट करते रहते हैं इन दिस शेल्स या इन दिस ऑर्बिट्स। ओके, दिस आर ऑर्बिट्स नॉट ऑर्बिटल्स, दिस आर ऑर्बिट्स। ओके, इनको हमने नाम दिया था ऑर्बिट्स का ही नाम हमने डायरेक्टली दे दिया था। तो ये ऑर्बिट्स हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये जो हमारे पास मॉडल है दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। ऐसा ऐसे में कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन थी पिछली क्लासेस में इसको समझने के लिए। 9th और 10th के अंदर और मेनली 10th के अंदर, और एक्चुअली में फिजिक्स का जो लास्ट चैप्टर था न्यूक्लियर फिजिक्स, उसके अंदर हम लोगों ने देख लिया था कि ये एक्चुअली में रॉन्ग है। और हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इर्द गिर्द होते हैं न्यूक्लियस के इन टर्म्स ऑफ क्लाउड्स। पुराना मॉडल हमें बताता था कि वो शेल्स में होते हैं, ऑर्बिट्स में होता है, जिनको हम लोग शेल्स भी कहते थे और इनको हम लोग एनर्जी लेवल्स भी कहते थे। ये भी अब आप लोग जानते हैं पिछली क्लासेस से कि हमारे पास एक्चुअली में ये जो हम एक शेल का मॉडल बताते हैं जिसको हम बोहर मॉडल कहते हैं, अगर हमारे पास फर्स्ट शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के पास एक खास एनर्जी है, उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जो है हमें पता है नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, तो इनको अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास अपनी एक एनर्जी है, उस एनर्जी के बलबूते पे वो इसके साथ जाकर टकराते नहीं है बल्कि अपनी एक ऑर्बिट बना के रखते हैं। जाहिर है उनके पास कोई एनर्जी होगी। तो जिनके पास थोड़ी कम एनर्जी है वो फर्स्ट ऑर्बिट में, जिनके पास थोड़ी ज्यादा एनर्जी है वो उनके पास और एनर्जी आ गई है वो सेकंड ऑर्बिट में चले जाएंगे। और इसके बाद वो लोग थर्ड ऑर्बिट या थर्ड शेल या थर्ड एनर्जी लेवल के, ये एक एनर्जी का लेवल है जिसके पास जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी वो उससे नेक्स्ट लेवल में चले जाएगा, क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी है कि वो न्यूक्लियस से दूर जा सकता है। वरना न्यूक्लियस से दूर जाने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत है, क्योंकि न्यूक्लियस आपको अपनी तरफ खींच रहा है। और इस तरीके से हम लोगों ने टोटल 4 शेल्स के बारे में पिछली क्लासेस तक पढ़ा हुआ था। फर्स्ट थी के शेल, एल, एम और एन। ओके, सो दिस वाज फर्स्ट शेल, दिस वाज सेकंड शेल, दिस वाज थर्ड शेल एंड दिस वाज फोर्थ शेल। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लासेस में। अब शेल्स हम पिछले क्लास में तो हमने इनको ऑर्बिट्स कह लिया था, लेकिन ऑर्बिट्स बिल्कुल गलत है। दीज आर नॉट ऑर्बिट्स। और इस तरीके से हमारे पास जो शेल्स हैं इनको समझने के लिए एक बेहतर तरीका एनर्जी लेवल्स का ही तरीका है। हमारे पास जो शेल्स हैं जो हम लोग अब मॉडल पढ़ते हैं, क्योंकि ये तो एक 2D मॉडल था, 2D में तो इलेक्ट्रॉन्स एटम होता नहीं है, एटम एक्चुअली में होता है 3D में। अब जब हम लोग जाते हैं 3D की तरफ, तो 3D के अंदर हमारे पास इस तरह से ये घूम नहीं रहे होते हैं, बल्कि हमारे पास इसके इर्द गिर्द बस मौजूद होते हैं। और इसको हम लोग कहते हैं द क्लाउड मॉडल या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। हम लोग ये कहते हैं कि हमारे पास सेंटर ऑफ फोर्स, न्यूक्लियस हमें पता है असली में बहुत छोटा होता है, हम डायग्राम्स के अंदर इसको बहुत बड़ा दिखाते हैं। हमारे पास सेंटर में न्यूक्लियस होता है छोटा सा, और इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ एटम जो है वो खाली होता है। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से भी बहुत छोटे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो बस ये इससे भी बहुत छोटे होंगे, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से बहुत बहुत छोटे हैं। प्रोटॉन्स इतना छोटे हैं तो न्यूक्लियस से तो बहुत ही छोटे होंगे, लेकिन फिर भी ये एक एटम की स्पेस का बहुत कम हिस्सा होता है। सिर्फ 1% तकरीबन न्यूक्लियस होता है एटम की स्पेस का। तो हमारे पास बाहर आ जाते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स। अभी इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से इसके घूम नहीं रहे, बल्कि इसके बस प्रेजेंट है इन डिफरेंट लोकेशन, बस ये होता है। और एक क्लाउड है जिसके अंदर ये पॉसिबली मौजूद हो सकते हैं, और वो क्लाउड ऑफ कोर्स हमारे पास इर्द गिर्द का जो ओवरऑल एटम है वो है हमारे पास। सो दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द क्लाउड एंड दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। ये है हमारे पास एक एक्चुअल एटम। इस तरह से एक एक्चुअल एटम दिखता है। जैसे हमने 10th फिजिक्स के अंदर ये एनालॉजी पढ़ी थी कि ऐसे ही है जैसे हमारे पास एक बहुत बड़ी कई सारी फुटबॉल फील्ड्स हैं, उसके अंदर एक फुटबॉल है, बहुत ही छोटा न्यूक्लियस है और इर्द गिर्द हमारे पास मक्खियां हैं, एक क्लाउड है। अब हम नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। हम लोग ढेर सारे डॉट्स बनाकर एक प्रोबेबिलिटी क्लाउड बनाते हैं। हम लोग कहते हैं कि मे बी न्यूक्लियस के पास तो बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि काफ़ी कम इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी होगी, लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं तो हमारे पास ये डॉट्स थोड़े फैलते जाते हैं
क्योंकि हमारे पास उधर जाकर थोड़ी कम प्रोबेबिलिटी है। इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी डॉट्स में आते हैं, बट एट दी एंड हमारे पास एक फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे प्रोटॉन नंबर के मुताबिक, और बस वो इर्द गिर्द प्रेजेंट होंगे क्लाउड में। शेल्स क्या है? अब शेल्स ऑफ कोर्स हमारे पास एक प्रिडिक्शन है कि हमारे पास हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इधर, हम एक प्रिडिक्शन करते हैं कि इधर हमारे पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इससे थोड़ा सा आगे जाकर कुछ इलेक्ट्रॉन्स पर ज़्यादा एनर्जी, तो वो इधर में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इससे थोड़ा सा हम और आगे जाएंगे तो हम एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इतने हो सकते हैं। हो सकता है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर हो, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अंदर हो, हम नहीं जानते इलेक्ट्रॉन्स किधर हैं, ये हम कभी भी नहीं जान सकते, इनके इलेक्ट्रॉन्स बहुत छोटे हैं। हम एक प्रिडिक्शन जरूर कर सकते हैं क्योंकि एक चांस हो सकता है, एक पैटर्न हो सकता है, इनको हम लोग कहते हैं शेल्स। तो हमारे पास शेल्स क्या है? शेल्स सिंपली हमारे पास रीजन्स हैं, ये कोई पाथ नहीं है बल्कि रीजन्स इन स्पेस हैं जहाँ पर वी हैव अ प्रोबेबिलिटी दैट वी विल फाइंड इलेक्ट्रॉन्स। और इस तरीके से जब हम शेल्स या एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं तो सबसे हम एक शेल यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं कि यहाँ एक रीजन है जहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो सकते हैं। जिन इलेक्ट्रॉन्स के पास थोड़ी ज़्यादा एनर्जी होगी वो नेक्स्ट शेल यानी नेक्स्ट रीजन के अंदर मौजूद होंगे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो सकते हैं। कोई ऑर्बिट नहीं है, इलेक्ट्रॉन घूम सकते भी हैं, उनकी मर्जी है, जो मर्जी वो करते हैं, इस तरह से हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये है हमारे पास शेल्स का कॉन्सेप्ट। अब इन शेल्स के अंदर ऑफ कोर्स ये रीजन्स हैं, तो रीजन्स के अंदर मजीद रीजन्स भी होंगे। तो हम ये देखते हैं कि बिल्कुल इसको हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों ने थोड़ी एनर्जी दी और वो इधर उधर जंप किए, तो ऐसा नहीं था कि वो डायरेक्टली एक शेल से दूसरी शेल में जंप कर रहे थे, बल्कि इन शेल्स के अंदर मजीद कुछ आप समझ सकते हैं कि मजीद कुछ डिवीजन थी जिनके अंदर वो जंप कर रहे थे। यानी शेल के अंदर भी मजीद कुछ और जगह हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि शेल के अंदर एक जगह पर ज़्यादा हो और एक जगह पर कम हो। और एक्चुअली में वो जो शेल्स के अंदर है, ऑफकोर्स हम उसको कहते हैं सब शेल्स। ये शेल्स के अंदर भी एक और इस तरह के रीजन हैं जिनके अंदर ऑफकोर्स शेल्स के अंदर जिस जगह पर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है उसके मुताबिक हम लोग सब शेल्स डिफाइन कर देंगे। ये भी हमारे पास रीजन नहीं होंगे, बट दीज विल बी फाउंड इनसाइड सब शेल्स। और फिर सब शेल्स के अंदर मजीद हम लोग देखते हैं ऑर्बिटल्स। ये हम लोगों ने 3 चीज़ें देखी थी। हम लोगों ने एक्चुअली में इनके स्पेक्ट्रा निकाले थे, जब ये एनर्जी हम लोगों ने इनको कुछ एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स जो थे उन्होंने जंप किया, जाहिर है एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो वो नेक्स्ट एनर्जी लेवल में जंप कर जाएगा, फिर वो रिलीज करेगा। हमने स्पेक्ट्रा देखे तो सबसे पहले हमारे पास अगर ये स्पेक्ट्रा आता था, इसको हम लोगों ने मजीद थोड़ा देखा तो हमारे पास ये बना होता था 2 से, और इसको हमने मजीद देखा ये बना होता था 3 से। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एक्चुअली में इस तरह के डिवीजन है। सबसे पहले शेल्स की डिवीजन, फिर मजीद थे सब शेल्स, और उसके अंदर भी एक डिवीजन थी, यानी सब शेल्स के अंदर भी कुछ रीजन थे जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहीं पर ज़्यादा हो सकते थे, कहीं पर कम हो सकते थे। एक हमारे पास कैटेगराइजेशन थी, उसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल्स। तो ये हमारे पास मेन चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये ऐसी ही एनालॉजी है कि अगर एक बंदा है और वो हम कहते हैं कि वो एक मकान के अंदर रहता है, तो अब सबसे पहले वो मकान होगा हमारे पास मे बी इन अ टाउन, तो हम लोगों ने कह दिया वो टाउन, ये है वो शेल, ये एक रीजन है, एक टाउन एक रीजन है पूरा जिसके अंदर वो बंदा मौजूद है। अब हम एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि इस टाउन के अंदर कहीं मौजूद है। मजीद हम लोग डिटेल में जाएं तो टाउन के अंदर एक खास गली है, हम लोग इस तरह से कह सकते हैं एक खास गली है, ओके, एक खास गली है जिसके अंदर, बल्कि हम लोग टाउन हमारे पास एक्चुअली में एटम होगा, ज़ाहिर टाउन हमारे पास एक फुल जगह है, वो हम लोग कहते हैं एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, उसके अंदर मजीद एक गली है जिसको हम लोगों ने शेल कह दिया कि ये मैं कराची दे रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा चांस है कि इसके अंदर वो बंदा है। और फिर मजीद हम लोग अंदर गए तो हमारा वो हाउस था, वो घर था जिसके अंदर था, तो इसको हम लोग कहते हैं सब शेल। कि उसके अंदर मजीद शेल के अंदर भी कुछ जगह है जहाँ पर वो ज़्यादा उसका चांस है, और उसके अंदर मजीद हो सकता है उस बंदे का उस घर के अंदर एक अपना कमरा है, पूरा घर हो सकता है उसका ना हो, तो उसके अंदर हम लोगों ने एक मजीद रूम कह दिया कि ये इस घर के अंदर भी एक और रीजन है जहाँ पर वो ज़्यादा मौजूद हो सकता है, उसको हमने कह दिया ऑर्बिटल। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है हमारे पास शेल्स का, सब शेल्स का, ऑर्बिटल्स का। और ऑर्बिटल से हमें देख के लगता है कि ये कोई ऑर्बिट होगा, लेकिन ऑर्बिट नहीं, ये भी एक रीजन ही है, बस हमने इसको नाम इस तरह का दिया हुआ है। तो ये हमारे पास मेन मॉडल, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है ऑर्बिटल्स का। अब हम लोग अगर एनर्जी के बारे में देखें तो सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझना जरूरी है। हमारे पास है शेल्स KLMN। एनर्जी लेवल देखें तो फोर्स K का सबसे कम है, तो हमारे पास एक्चुअली में इसकी लोएस्ट एनर्जी है, लोएस्ट एनर्जी हमारे पास इसकी ऑफकोर्स इससे ज़्यादा एनर्जी है, और इस तरीके से हमारे पास एनर्जी इस ऑर्डर में बढ़ती है। जिन इलेक्ट्रॉन्स पास कम एनर्जी है वो इस रीजन के अंदर पाए जाएंगे, जिनके पास उससे ज़्यादा है वो इस रीजन के अंदर पाए जाएंगे, जिनके पास उससे ज़्यादा है वो इस रीजन में, और जिनके पास उससे भी ज़्यादा है वो इस रीजन में। इसके बाद भी ऑफकोर्स रीजन हो सकते हैं, लेकिन हम इस लेवल तक हम इन 4 को ही पढ़ते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं चाहते। तो ये है हमारे पास शेल्स। अब इसके बाद हम लोग कहते हैं कि हमारे पास हैं सब शेल्स। अब सब शेल्स हमारे पास कौन सी हैं? हम लोग जो नाम देते हैं, हमारे पास 4 मेन सब शेल्स हैं जो हमने अब तक पहचानी है। S और P है, हमारे पास D है, और हमारे पास F सब शेल है। ये हमारे पास 4 सब शेल्स हैं। और अगेन इनकी भी अगर हम एनर्जी देखें तो S के अंदर हमारे पास सबसे कम एनर्जी होती है, उसी शेल के अंदर हमारे पास सबसे कम एनर्जी होती है, फिर P के अंदर उस थोड़ी ज़्यादा होती है, D के अंदर थोड़ी ज़्यादा होती है, और F के अंदर उससे भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ओके, तो अब हम लोग एक्चुअली में देखते हैं कि जो हमारे पास सबसे छोटी शेल है कि उसके अंदर सिर्फ एक ही सब शेल होता है, क्योंकि उसके अंदर जगह ही इतनी नहीं है। और फिर L के अंदर एक्चुअली में 2 सब शेल्स होते हैं। L के अंदर S भी होता है और P भी होता है, M के अंदर S भी होता है, P भी होता है, D भी होता है, N के अंदर S, P, D और F 4 सब शेल्स होते हैं। फर्स्ट के अंदर एक सब शेल है, दूसरे के अंदर 2, तीसरे के अंदर 3 और चौथे के अंदर 4। तो इस अगर हम लोग बात करें कि तो मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास जो N है इसकी में भी एनर्जी है, मैं एक रिलेटिव एनर्जी बता रहा हूँ, मे भी वो एनर्जी है हमारे पास एक एनर्जी लेवल है कि यहाँ से यहाँ तक की हमारे पास एनर्जी से पाई जाती है। मे भी हमारे पास एनर्जी है 7 से लेकर 8 तक, ऐसा असली में कुछ नहीं होता, मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। एनर्जीज ऑफ कोर्स वो डिफर करेंगे, वो क्या है
तो हो सकता है ये वाला जो है ये होगा 7.1, ये रीजन होगा 7.5 के लिए, ये रीजन हमारे पास हो सकता है 8 के लिए हो, और ये वाला जो हमारे पास रीजन में भी हो सकता है हमारे पास जो इसको हम कह देते हैं 7.9, और ये हो सकता है 8.0 के लिए। तो इस तरीके से हमारे पास शेल के अंदर मजीद रीजन है। तो ये समझना जरूरी है कि हमारे पास शेल जो है इस तरफ बढ़ती हैं, उनका एनर्जी इंक्रीज होती है, और फिर इनका भी ऑर्डर है कि एस के अंदर सबसे कम है, पी के अंदर से ज़्यादा, डी के अंदर उससे ज़्यादा, और एफ के अंदर से ज़्यादा। इस तरह हमारे पास एनर्जी इनकी बढ़ती है। लेकिन ऑर्बिटल्स के अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ऑर्बिटल्स जो है उनके अंदर एनर्जी जो है विद इन द सेम सब शेल जो है सेम रहती है। तो अगर मैं बात करूँ इसी सब शेल के अंदर हमारे पास मजीद ऑर्बिटल्स हैं। अगर मैं बात करूँ इस ऑर्बिटल एक्चुअली में है क्या, सब शेल का ही डिफरेंट तरीकों से अगर हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर लें वो ऑर्बिटल है। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। जो मेरे पास पी सब शेल है, अगर मैं एस सब शेल की बात करूँ तो वो एस सब शेल की मेरे पास शेप होती है स्फीयर। ओके, एस सब शेल सिंपली एक स्फीयर होता है, ये फुल एक रीजन होता है। ओके, इसके अंदर हमारे पास जो है, और इन रीजन्स की शेप्स ऐसी क्यों है ये हमें इस डिटेल में इस ग्रेड पर हम लोग ये नहीं पढ़ सकते, बट ये एक रीजन है। अब ये जो सब शेल है एस सब शेल, ये सिर्फ स्फीयर जो है वो सिर्फ एक ही तरीके से रिप्रेजेंट हो सकता है। स्फीयर तो सिर्फ एक गोला है, आप उसको सिर्फ एक ही एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप उसको घुमाते रहेंगे वो सेम चीज़ रहती है, बस घूम जाएगी, लेकिन वो क्योंकि सिमेट्रिकल है तो वो सेम चीज़ रहती है। तो इस वजह से एस सब शेल के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है, दैट इज द एस ऑर्बिटल। या दूसरे अल्फाज में एस सब शेल और एस ऑर्बिटल सेम ही चीजें हैं, क्योंकि एस के अंदर एक ही ऑर्बिटल है, और एस सब शेल और एस ऑर्बिटल सेम रीजन है, वो सेम ही रीजन को डिफाइन कर रही हैं। क्योंकि जो एस सब शेल है वो एक ही तरीके से रिप्रेजेंट हो सकते हैं, ऑर्बिटल एक्चुअली में सब शेल की डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होती हैं। अगर मैं बात करूँ पी सब शेल की, तो पी सब शेल की मेरे पास जो शेप होती है वो एक डम्बेल लाइक होती है। इसको भी आपको याद, बस एस और पी की आपको बस हल्का सा आइडिया होना चाहिए, इस तरह की शेप होती है। इस शेप के बारे में क्या खास बात है कि 3D में ये तीन तरीकों से हो सकते हैं। सबसे पहले आपके पास ये एक्स एक्सिस पर हो सकती है, फिर ये हो सकती है वाई एक्सिस पर, और फिर ये हो सकती है ऑफकोर्स एक जी एक्सिस पर, यानी ये स्क्रीन से आउट आ रही होगी। तो ये हमारे पास 3D में तीन एक्सिस हो सकते हैं। इस वजह से पी सब शेल के अंदर हमारे पास एक्चुअली में तीन ऑर्बिटल्स हैं, इनको हम लोग कहते हैं पी ऑर्बिटल्स। तो देयर आर 3 पी ऑर्बिटल्स, जो कि एक्चुअली में सब शेल्स हैं, बस उसके डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं। उसके अंदर मजीद हमारे पास डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं, जिनको हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल्स। ये एक रीजन है, ये डंबल लाइक रीजन है जिसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ये सिमेट्रिकल था, सिमेट्रिकल तो इधर आप करें इधर करें वो तो सेम सिमेट्रिकल एक स्फीयर है, ये आपके पास होगी। तो इसके अंदर आप एक्चुअली में चेंज कर सकते हैं, तो आपके पास 3 पी। इस तरीके से आपके पास डी सब शेल के अंदर डी ऑर्बिटल्स ही होंगे, डी के डिफरेंट डी सब शेल के डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होंगे, और एक्चुअली में डी के अंदर हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। और चूंकि उसकी शेप इस तरह की है जिसको मैं भी यहाँ रिप्रेजेंट नहीं करूँगा, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, 5 तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एफ सब शेल के अंदर एक्चुअली में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। एफ सब शेल के अंदर इनको हम लोग कहते हैं डी ऑर्बिटल्स, और इनको हम लोग कहते हैं एफ ऑर्बिटल्स। तो ये हमारे पास है ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट। इन ऑर्बिटल्स को हम लोग कहते हैं कि ये ऑर्बिटल्स हमारे पास डीजेनरेट है। व्हाट डू वी मीन बाय डीजेनरेट? डीजेनरेट मींस डीजेनरेट कि इनके अंदर हैविंग सेम एनर्जी लेवल को हम लोग कहते हैं डीजेनरेट। आप खुद सोचें कि हमारे पास एक सब शेल, तो ऑफकोर्स एस सब शेल के अंदर एनर्जी लेवल कम है, पी के अंदर ज़्यादा है, लेकिन एस सब शेल, अगर मैं पी की बात करूँ, पी के अंदर एक इसका एस सब शेल का एक एनर्जी लेवल जरूर है, लेकिन जो ये हमारे पास तीन है पी सब शेल्स, ये डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द सेम थिंग, बस उनकी डिफरेंट ओरिएंटेशन है। तो इनकी एनर्जी लेवल तो ऑटोमेटिकली सेम है, न्यूक्लियस से एक रेडियस की बिना पर इनकी डायरेक्शन सेम होगी, बस इनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट है, ये घूमे डिफरेंट तरीके से हैं। तो इस वजह से तीनों के तीनों पी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है। ऐसा नहीं कि पी ऑर्बिटल के अंदर एक नंबर 1 ऑर्बिटल है और फिर नंबर 2 के उससे ज़्यादा है, नंबर 3 की, तीनों के तीनों पी ऑर्बिटल्स की सेम है। अब ऑफकोर्स ये जो डी ऑर्बिटल्स है इनकी पी ऑर्बिटल से ज़्यादा है, लेकिन विद इन द सेम सबशेल पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल्स की आपस में एनर्जी सेम है, क्योंकि वो एक ही डी सबशेल है जिसकी वो रिप्रेजेंटेशन है। अब एफ सबशेल की डी सबशेल से ज़्यादा एनर्जी है, ये दूसरे फाल में एफ ऑर्बिटल्स की डी ऑर्बिटल से ज़्यादा एनर्जी है, लेकिन उन सातों के सातों ऑर्बिटल्स की अपने अंदर एनर्जी सेम है। तो ऑर्बिटल्स हमारे पास डी जनरेट होते हैं, शेल्स या सबशेल्स की तरह इनकी अंदर ही अंदर एनर्जी बढ़ती नहीं है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यही आज का हमारा कॉन्सेप्ट था शेल, सबशेल्स और ऑर्बिटल्स का। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वांटम नंबर्स की। क्वांटम नंबर्स कुछ भी नहीं है, सिंपली इनकी रिप्रेजेंटेशन है, इनको हम लोग कुछ नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, उनको हम क्वांटम नंबर्स कह देते हैं। 4 हमारे पास क्वांटम नंबर्स हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्वांटम नंबर है दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर्स को अगर डिफाइन किया जाए, सिंपली वो नंबर हैं जिनको हम यूज करते हैं शेल्स, सबशेल्स, ऑर्बिटल्स, शेल्स, सबशेल्स, ऑर्बिटल्स को इनकी जो पोजीशन है इनको डिफाइन करने के लिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है हमारे पास, दिस इज यूज फॉर शेल्स, इसका ये हमारे पास यूज होगा शेल्स के लिए। इसका हमारे पास जो सिंबल है दैट इज एन, एंड व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? सिंपली द नंबर ऑफ शेल्स। ओके, सो इट इज द नंबर ऑफ शेल्स। तो हमारे पास जो के है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n इज इक्वल टू 1, के एल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n इज इक्वल टू 2, यानी जो शेल का नंबर है उसी को हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। के एल एम उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 3, और n उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 4। तो दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके बाद हमारे पास सेकंड है, सेकंड पर आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर ये हमारे पास सेकंड है, दिस इज यूज फॉर सबशेल्स। ओके, दिस इज यूज फॉर सबशेल्स। और सबशेल्स के अंदर हम लोग सिंपली हम लोगों ने जो नंबर, इसका हमारे पास सिंबल होता है एल, और एल जो है हम लोगों ने जो एस सबशेल है उसको हम लोग ने उसकी एल वैल्यू रखी है 0, जस्ट हम लोगों ने वैल्यू रख दी। और पी की हम लोगों ने वैल्यू रखी है 1, और हमारे पास जो एस पी डी होता है उसकी हम लोगों ने वैल्यू रखी है 2,
और जो एफ है उसकी हम लोगों ने वैल्यू रखी है 3। तो ये है हमारे पास हमारे एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसके बाद मजीद सबशेल्स के अंदर हमारे पास ऑर्बिटल्स, तो उसके लिए हमारे पास होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, दिस इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है दिस इज यूज्ड फॉर ऑर्बिटल्स, दिस इज यूज्ड फॉर ऑर्बिटल्स। और इसके अंदर हम लोग जो है, अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, अब यहाँ पर बात एक बड़ी इंटरेस्टिंग है। मान लेते हैं मैं बात करता हूँ पी ऑर्बिटल की। ओके, मैं बात करता हूँ पी ऑर्बिटल की। इसका हमारे पास जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो तो हमें पता है कि दैट इज 1। ओके, दैट इज 1। ओके, ये हम ओके हो गया। अब इसके अंदर एक्चुअली में अगर हम लोग देखें तो ऑर्बिटल्स का हम लोग क्या नंबर साइन कर सकते हैं, हमें पता है कि इसके हमारे पास जो है वो अच्छा पी सबशेल का जो नंबर है, पी सबशेल का नंबर हमारे पास जो है वो एल इज इक्वल टू 1 है। अगर इसके अंदर मैं बात करूँ तो 3 ऑर्बिटल हैं जो कि बेसिकली ओरिएंटेशन से ऑफ द सेम सबशेल। इनको मैं क्या नंबर दूँ, अब यहाँ पर ये तीनों के तीनों डी जनरेट हैं, या बुनियादी तौर पर ये सेम ही चीज़ें हैं, बस इनकी डिफरेंट ओरिएंटेशन है। और मैं एक्चुअली में इनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, बस एक रिलेटिव डायरेक्शन में मैं कह सकता हूँ एक इस तरह से था, अगर एक इस एक्सिस पर था तो दूसरा इसके 90 डिग्री एक्सिस पर है और तीसरा इसके इस 90 डिग्री एक्सिस पर है। तो टोटल ये मेरे पास 3 हमारे पास एक्सिस बन जाते हैं, मेरी ऑर्बिटल्स हैं 90 90 90। इस तरीके से अगर आप 3D स्पेस में करेंगे तो सिर्फ आपके पास 3 एक्सिस ही बनते हैं। ये जो है ये जी है, इसको हम लोग एक्स कहते हैं, इसको वाई कहते हैं, इसको जी कहते हैं, बट एट द एंड ये सिर्फ नंबर्स हैं जिनको हम यूज़ करें हैं। मैं एक्चुअली में इसको उल्टा कर सकता हूँ, मैं इस वाले को y कह सकता हूँ, इस वाले को c कह सकता हूँ, इस वाले को x कह सकता हूँ, तो इसमें नंबर्स हैं। तो इस वजह से ये जो तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स हैं मैं इनके अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, ये तीनों के तीनों बस रिलेटिवली मैं कह सकता हूँ कि एक दूसरे के 90 डिग्रीज हैं, और बस यही है। स्पेस के अंदर मैं इनको इस तरह से डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, बस ये एक तीनों के तीनों एक दूसरे के 90 डिग्रीज हैं। तो बस इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर हम लोग जो है वो एक मिडिल हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास अगर फर्स्ट ऑर्बिटल था, सेकंड ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल था, और ये तीनों के तीनों ऑर्बिटल सेम चीज़ है। मैं इसको इस तरह से कह सकता हूँ 3 2 1, इसी को मैं तीसरा कह दूँ, इसी को मैं दूसरा कह दूँ, इसी को मैं पहला कह दूँ। सिमिलरली तीनों जो है वो डिफरेंट चीज़ें हैं। हम लोग इनमें से एक को मिडिल बना लेते हैं, मिडिल बस अपनी मर्जी से बना लेते हैं, उसको हम लोग कहते हैं 0। एक इनमें से 0 है तो दूसरा हम लोग कहते हैं +1 है, और तीसरा हमारे पास -1 है। दीज आर द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स ऑफ पी ऑर्बिटल। और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि इस तरह से नहीं है कि मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह एस का 0 था एजीमुथल और पी का हमारे पास 1 था, इस तरह से ऐसा नहीं कि पी ऑर्बिटल्स का जो है वो एक ही होगा, बल्कि इनके 3 हैं और ये बस 3 हैं फॉर दी 3 ऑर्बिटल्स, और मैं इनको एक साथ ही कह सकता हूँ। मैं ये नहीं कह सकता इस खास पी ऑर्बिटल का 0 है, नहीं। जब भी मैं बात करूंगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, मुझे तीनों को एक साथ लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं कहता हूं कि इस ऑर्बिटल का जो है वो अलग से, ये अगर पी ऑर्बिटल था एक एक्सिस पर, इसका मैं कहता हूं 0 है, तो दूसरा हो सकता है दूसरे ने किसी और को 0 रखा हो और ये +1 हो, और दूसरे ने किसी और को 0 रखा हो और ये -1 हो। तो ये मैं तीनों को जब साथ लाऊंगा तभी मैं बता सकता हूँ कि इस रेफरेंस से मैंने एक को 0 कहा है और एक को मैंने +1 और -1 कहा है। तो इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए हमने रूल सेट किया है कि कभी भी जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसको बाईपास नहीं करता, उसके ये 7 तक पहुंच जाता है लेकिन उसको बाईपास नहीं करता। मेरे पास जो पी ऑर्बिटल था उसका हम लोगों ने एजीमुथल क्वांटम नंबर सेट ही किया था 1। तो आप देखें कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 है, +1 है, -1 है, लेकिन कभी भी 1 से नहीं बढ़ा, 2 नहीं हुआ, और इस तरीके से हम लोगों ने इसको सेट किया हुआ है। अब अगर मैं बात कर लूँ ऑफकोर्स एस ऑर्बिटल की, एस ऑर्बिटल का जो हमारे पास एजीमुथल एस सबशेल का जो हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर है दैट इज 0। लेकिन अगर मैं एस ऑर्बिटल से बात करूँ, एक ही ऑर्बिटल होता है, उसका हमारे पास जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो भी 0 ही, बाकी +1 -1 हम नहीं कर सकते। इस तरीके से अगर मैं बात करूँ जस्ट आपको आइडिया देने के लिए डी ऑर्बिटल्स की, तो इनका हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स क्या होंगे, हम लोग रखेंगे 0, 5 होते हैं हमारे पास टोटल, +1 +2 -1 -2, पांचों के पांचों को एक रिलेटिव डायरेक्शन में। और इसके अंदर ऑफ कोर्स मेरे पास जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है डी सबशेल का दैट इज 2, तो आप देख सकते हैं 2 को इसने बाईपास नहीं किया है, और इस तरीके से आप एफ के लिए भी जा सकते हैं, उसके अंदर +3 हो जाएगा और -3 हो जाएगा, और 7 टोटल हो जाएंगे। तो दीज आर द 3 क्वांटम नंबर्स। अब इसके बाद जो हमारे पास चौथा क्वांटम नंबर है वो काफी इंटरेस्टिंग है, वो है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। तो द फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। इसको समझने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा हाई लेवल है, हमें एक और चीज को समझना पड़ेगा, दैट स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में तो पता है, इस इलेक्ट्रॉन की कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, ऑफ कोर्स हमें पता है इसका एक चार्ज है, ये चार्ज इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसके साथ हमेशा रहती है, और हमें पता है कि दिस इज नेगेटिव, और हमें पता है इसके नेगेटिव होने का क्या मतलब है। नहीं पता आपको तो आप पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं। इसके बाद ऑफ कोर्स इसका मास है, इसी तरीके से जिस तरह से इसका मास है, जो कि फोर्स अगर मैं AMU के मुताबिक बताऊं तो दैट इज 1836 AMU। और आपको पता ही है कि AMU इट इज ये हमारे पास जो और तकरीबन एवरेज मास होता है एक प्रोटॉन का, AMU इज द मास ऑफ द प्रोटॉन, एक यूनिट है हमारे पास। तो उस तरीके से हमें पता है कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 1/1836 AMU। तो इसके बाद इसी तरीके से हमारे पास एक और इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी एक प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड द स्पिन। अब स्पिन से हमें देख के लगता है कि शायद ये घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूमता नहीं है इस तरह से, यानी एक ऑर्बिट था, एक स्पिन होता है अपने एक्सिस पे घूमना, जिस तरह अर्थ स्पिन, अर्थ घूमता है जैसे दिन रात होते हैं, इस तरह से घूमता नहीं है स्पिन, बस हमने एक नाम रखा है इसको। स्पिन एक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और सिर्फ 2 टाइप के स्पिन पॉसिबल हैं। ओके, तो 2 ऑपोजिट टाइप के स्पिन पॉसिबल हैं हमारे पास। उनमें से एक को हम लोग कहते हैं अप स्पिन, और दूसरे को हम जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरे को हम लोग कहते हैं डाउन स्पिन।
इलेक्ट्रॉन के पास इन दोनों स्पिन में से एक स्पिन हो सकता है। अगेन ये जो अप है इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं कि इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, और डाउन का मतलब ऐसा कुछ नहीं कि इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है। जस्ट इज अ कन्वेंशन। हम इसको कह सकते थे पॉजिटिव स्पिन, इसको कह सकते हैं नेगेटिव स्पिन, इसको हम कह सकते थे फर्स्ट स्पिन, इसको कह सकते थे सेकंड स्पिन। ये बस हमने नाम रखना था, हमने इसको अप डाउन स्पिन नाम रखते हैं क्योंकि ये ईजी है। स्पिन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है, ये एक्चुअली में जो जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के दो टाइप के बिहेवियर हो सकते हैं, उनमें से उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम उनको नाम देते हैं स्पिन का, जिसको इस लेवल पर पढ़ना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें क्वार्क्स और अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स, इनको चार्म क्वार्क्स, इन सबको समझना हमें जरूरी है, जिसको हम इस लेवल पे नहीं समझ सकते। तो अभी के लिए हमें सिर्फ ये पता है कि स्पिन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और दो टाइप के स्पिन हम लोगों के पास होते हैं, अप स्पिन और डाउन स्पिन। और ये आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन ना तो यहाँ घूम रहा है, ना ही अप से वो ऊपर जा रहा है, ना ही नीचे जा रहा है। अब यहाँ पर आपके पास एक सवाल हो सकता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है, अच्छा इसका मतलब है कि यहाँ इसके पास अप स्पिन होगा, यहाँ इसके पास डाउन स्पिन होगा। ये चीज बिल्कुल गलत है। अगर आपके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है उसको आप नहीं कह सकते कि इसके पास अप स्पिन है या डाउन स्पिन है, क्योंकि ये लिटरली ये आप ना वो अप जा रहे हैं ना डाउन जा रहे हैं। आप सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स को कंपेयर कर सकते हैं। स्पिन जो है वो दो टाइप के होंगे, यानी कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो ये चीज़ जरूर पॉसिबल है कि इन दोनों के स्पिन सेम हो, तो आपके पास कंपैरिजन हो सकता है कि इनके सेम स्पिन है। तो आप इनमें से एक को कहते हैं अप, इनमें से आप एक को कह देते हैं अप, और दूसरे को भी आप कहते हैं, या आप इनमें से एक को कहते हैं डाउन, दूसरे को भी डाउन कहते हैं। बस आपने नाम रखना है कि स्पिन, बस दो दो टाइप के स्पिन पॉसिबल हैं, बस आपको ये पता है। और जब आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो अगर दोनों के सेम है, एक को अपने आप रख दिया, दूसरे को अपने आप रख दिया, एक को आपने डाउन रख दिया, दूसरे को आपने डाउन रख दिया, या दोनों के स्पिन जो है वो ऑपोजिट हैं, दोनों के स्पिन जो है वो ऑपोजिट हैं, तो इस केस में आपके पास मे बी आप पहले को अप कह देते हैं तो दूसरे को आप लोग डाउन कहेंगे। बस ये कन्वेंशन है, या आप पहले को डाउन कहते हैं, कोई जरूरी नहीं कि पहले का अप ही होगा, आप कोई अलग से कोई चीज़ नहीं है, और दूसरे को फिर आप लोग अप कह देते हैं। अगर आपने पहले को डाउन कहा है तो दूसरे को आप लोग अप कह देंगे, दोनों के ऑपोजिट हैं। अगर आपको पता हो कि इन दोनों के ऑपोजिट हैं तो सेम और ऑपोजिट का कंपैरिजन हो सकता है। सिर्फ दो टाइप के स्पिन होते हैं। अभी के लिए आपने यही चीज़ समझनी है कि ये एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल जो समझना जरूरी है, वो है हमारे पास ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये आप याद रख लेंगे, एक ऑर्बिटल के अंदर जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो मर्जी ऑर्बिटल हो, एस ऑर्बिटल्स हैं 3 के, पी ऑर्बिटल्स हैं 5 जो है वो डी ऑर्बिटल्स हैं, या 7 एफ ऑर्बिटल्स हैं, तमाम के तमाम ऑर्बिटल्स में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये ऑफ कोर्स डिफरेंट है शेल से। एक जो शेल है आपके पास, जो के शेल है, ये आपके पास फॉर्मूला होता है 2n² का। आपके पास 2n² का फॉर्मूला होता है के अंदर, अगर हम लोग n² ऑफ कोर्स इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो 2 1² ये आपके पास आ जाता है ऑफ कोर्स 2। तो इसका मतलब फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और फिर इसका मतलब आपके पास सेकंड शेल के अंदर आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से आपका होता है। ऑर्बिटल के अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरीके से आपका सब शेल्स के अंदर भी एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंशिएशन होती है। एस सब शेल में चूंकि हमें पता है हमारे पास एक ही ऑर्बिटल है, तो चूंकि एक ही ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, तो एस सब शेल के अंदर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पी सब शेल के अंदर आपके पास चूंकि 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो आपके पास इसके अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस तरीके से डी के अंदर चूंकि आपके पास 7 ऑर्बिटल्स 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और एफ के अंदर आपके पास 14 टोटल इलेक्ट्रॉन आते हैं। लेकिन ऑर्बिटल जो कि विच इज द फाइनल स्पेस, जो असली स्पेस है, रीजन है जहां पर प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की, वो तो आखिरकार ऑर्बिटल है। शेल्स और सब शेल्स ये सिर्फ हमने एक इमेजिनरी बाहर की बाउंड्रीज बनाई है। असली जो बाउंड्री है, जो फाइनल है, जो रूम है जहां पर वो कोई बंदा रहता है, जाहिर है बंदे को उसकी फाइनल लोकेशन से पहचानते हैं जो उसका रूम होगा। बाहर के तो बस उसकी ब्रॉडर टर्म्स हैं, वो तो फोर्स ऑर्बिटल है जिसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमारे पास ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, रूल ये है कि एक ऑर्बिटल के अंदर हमेशा दोनों इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन ऑपोजिट होगा। दिस इज कॉल्ड द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली, और इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पाउली, इससे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं ये देखेंगे। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ओके, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ऑपोजिट स्पिन में होंगे। ये नहीं कहना कि पहला अप होगा डाउन होगा, बस ये दोनों ऑपोजिट स्पिन में होंगे। आपकी मर्जी है, आप पहले को अप कहते हैं दूसरे को डाउन, या पहले को डाउन कहते हैं दूसरे को अप। हाँ, पहला दूसरा भी आप डिफाइन नहीं कर सकते, दोनों इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही होते हैं। तो ये आपके पास मेन रूल है ऑर्बिटल्स का कि आपके पास जो उनके अंदर जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके स्पिन हमेशा ऑपोजिट होंगे। सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में नहीं आ सकते, वो फिर दूसरे ऑर्बिटल में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली। अब बस इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास है फाइनल क्वांटम नंबर, दैट इज द स्पिन क्वांटम नंबर। ये हमारे पास दो ही हैं। अब स्पिन को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं +1/2 से, और 1/2 का कोई मतलब नहीं, बस हम लोगों ने वैसे इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। और डाउन स्पिन को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं -1/2 से, जस्ट एज अ नंबर। अब अप को हम हमेशा +1/2 से ही करते हैं, डाउन को हमेशा -1/2 से करते हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है अगेन कि अप और डाउन कुछ नहीं होता, बस ये कन्वेंशन ही है। इस तरह से हाफ एरो इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, और हाफ एरो इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है डाउन स्पिन की। तो अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और आप कहते हैं ऑर्बिटल है, उसके अंदर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन, हालांकि इलेक्ट्रॉन दोनों सेम ही है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन है जिसका नाम है मे बी ए इलेक्ट्रॉन, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जिसका नाम है बी इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा कोई नहीं है कि ए के पास एक, बस हमें ऑर्बिटल के अंदर पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि ऑपोजिट स्पिन्स होंगे। अब किसी की मर्जी है, वो पहले को अप दे दे, दूसरे को डाउन दे दे, तो पहले को जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो मिल जाएगा 1/2, और दूसरे को मिल जाएगा -1/2। एक और बंदा आता है और वो इसको नाम दे देता है, ए को नाम दे देता है डाउन का, और बी को नाम दे देता है अप का। ओके, तो ये उसकी मर्जी है।
इस पर कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा +1/2, जस्ट एज अ कन्वेंशन। सेम वही चीज़ जो हो रही थी मैग्नेटिक स्पिन के साथ, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के साथ, कि इन मैटर्स के तीनों ऑर्बिटल्स जो हैं वो सेम चीज़ें हैं, जितना दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ही हैं, बस उनके स्पिन ऑपोजिट हैं, तीनों ऑर्बिटल सेम ही है, बस डायरेक्शन इनकी डिफरेंट है, 90 डिग्रीज पर है। आप किसी को भी ये नहीं कह सकते कि पहला है या दूसरा है, तो बस आपने अपनी मर्जी से एक को 0 देना है और बाकी को उनके मुताबिक आपने सेट कर देना है। तो दीज आर द 4 क्वांटम नंबर्स। हमने ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट जो है वो कवर कर लिया है। तो उम्मीद है इस लेक्चर से आपके दोनों एस्पेक्ट्स कवर हो गए होंगे कि आप डिस्क्राइब कर सकेंगे हर एटॉमिक शेल और सब शेल फर्दर डिवाइडेड है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में जिनकी एनर्जी सेम है, और आप ये भी डिफाइन कर सकें, आप क्वांटम नंबर्स को रिलेट कर सकें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर। अच्छा, ये जो क्वांटम नंबर है इसको तो हमने पढ़ लिया है। जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स है ये वैसे पिछली क्लासेस के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। फर्स्ट शेल में कितने जाएंगे और फिर अगली सब शेल में कितने जाएंगे, हमने ऑलरेडी देख लिया है। शेल के अंदर कितने जाते हैं, पहली में 2 जो रूल है। फिर उसके बाद सब शेल में भी हमने देख लिया कि एस में 2 जाते हैं, पी में हमारे पास जो है वो पी सब शेल के अंदर हमारे पास 6 होते हैं जिस तरह हमने देखा, और बी के अंदर ऑफ कोर्स 10 हैं, फिर 14 हैं, और फिर हमने ये भी देख लिया ऑर्बिटल्स के अंदर 2 जाते हैं, उनके स्पिन ऑपोजिट होते हैं। लेकिन ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स इनको हम लोग एक्चुअली में नेक्स्ट वीडियोस के अंदर या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा मजीद डिटेल में देखेंगे, और एक्चुअली में हम लोग जो रिलेशन है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बड़े अच्छे से कर पाएंगे। अभी के लिए हम लोगों ने इससे लोग आप समझ सकते हैं एक पार्टी किया है क्वांटम नंबर्स के बारे में। जो नेक्स्ट एसएलओस हैं वो थोड़े मजीद हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में, तो उससे आप ऑटोमेटिकली रिलेट कर सकेंगे क्वांटम नंबर्स को इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन से। लेकिन अगर हमने पिछली क्लासेस पढ़ी हैं तो सिर्फ इस नॉलेज से भी आप लोगों को पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उम्मीद है ये दोनों एसएलओस आपके इस लेक्चर से कवर होगा। फुल कोर्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी।